नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजू परुलेकर भाई। नमस्कार भाई, कैसे हैं? नमस्ते। बस बढ़िया। मैं एक अमाउंट आपको बताता हूं, 275000 और इसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं। ये आता है 2,40,48,486। कोई कह सकता है कि रुपए और डॉलर से शुरुआत क्यों करनी है। बता दूं कि 2,40,48,486 रुपए भारत सरकार हर महीने खर्च कर रही है यूएस में, अमेरिका में लॉबिंग के लिए। एक तरफ यहाँ बयान लगातार आ रहे, भारत जिससे मन करेगा उससे तेल खरीदेगा। आज एक बयान आया, द हिंदू में छपा हुआ है कि भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से तेल खरीदेगा, किसी के दबाव में नहीं खरीदेगा। रशिया से तेल खरीदना हम जारी रखेंगे। दूसरी तरफ खबर आती है कि अंबानी अदानी के बीच कुछ चल रहा है। ये खबर आती है कि अदानी के मंच पर बैठकर, अदानी जिस फाउंडेशन को फाइनेंस करते हैं उसके मंच बैठकर चाइना का बंदा बोलता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही जो है वो आतंकवाद से पीड़ित। राजू भाई, सबसे बड़ा जो, सबसे कह सकते हैं भारत की जो सबसे बड़ी सफलता रही है 2014 के पहले तक या 2019 तक भी जिसका असर रहा या 22 तक असर रहा, कि भारत और पाकिस्तान को कभी एक साथ नहीं किया गया, दोनों को एक साथ नहीं रखा गया। दोनों क्लास पार्ट थे। भारत कभी उस श्रेणी में आया ही नहीं जिसमें पाकिस्तान था। लेकिन अडानी जी द्वारा फाइनेंस जो संस्था है उसके मन चाइना आकर कहता है और प्रधानमंत्री महोदय हमारे चाइना जा रहे हैं। ये सब तो मैंने बस माहौल बना दिया। देश में चल क्या रहा है, ये तमाशा चल रहा है। अदानी जी का अमेरिका में समस्या है, हम सब जानते हैं। अदानी जी क्या प्रो चाइना हो गए हैं। अचानक देश का सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट अचानक कम्युनिस्ट चाइना के करीब चला गया है। ये हो क्या रहा है, आप कैसे देख पा रहे हैं इसको? सर, टिकटॉक चालू हो गया, मैं खुश हूँ। चालू हुआ नहीं है अभी, होने की उम्मीद है। नहीं, उम्मीद क्या है सर, हो ही जाएगा। अब चाइना चाइना दोस्त है सर, भाई। हिंदी चीनी भाई भाई। तो मोदी चीनी भाई भाई। हाँ, तो बात यह है सर कि अडानी के लिए जो लॉबिस्ट काम कर रहे हैं आप सीरियस बात करें, आप सीरियस बात करें उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना सुना देता हूँ, दर्शकों को मजा आएगा। कल मेरे एक दोस्त का फोन आया, तो कहीं से वो कोई मिठाई लेके आया था, तो उसने कहा तुझे भिजवानी है। मैंने कहा डायबिटीज है मुझे, तो मैं मिठाई मत भिजवाओ। तो उसने कहा कि मोदी चीनी भाई भाई, डायबिटीज कहाँ से आई? तो यहाँ से तो बाकी अब आप सीरियस बात कर सकते हैं। इस पर तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से ले लेंगे बाद में, लेकिन चीनी के ऊपर। लेकिन पहली बात तो अडानी की, तो जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात है, वहां पर ये आपने जो कहा वो एक लॉबिस्ट जो अपॉइंट किए हैं वो एक नए वाले हैं। पहले से बहुत सारे लॉबिस्ट बहुत सारे बड़े खर्चे कर कर अडानी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहे हैं। उसके ऊपर वायर ने आनंद मंगनाले जी का एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट छापी है, और वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की एक बहुत अच्छी मिसाल है। तो लोग जिनको लगता है कि क्या है एग्जैक्टली मामला, वो गूगल पर जाकर सर्च करके वो पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अब उस आर्टिकल के बाद, यानी ये लॉबिस्ट लगाने के बाद, और भारत सरकार के बारे में देखिए, पहली बात तो भारत सरकार अडानी के लिए जो इतना करोड़ रुपया रोज का खर्च कर रही है वो हमारे टैक्स पेयर के जेब से जा रहा है। यानी हम लोग अपनी कुल आय पे 30% टैक्स भरते हैं, पर 30% टैक्स में फिर अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, यानी हर चीज लेते हैं उसमें टैक्सेस एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो 20% हो जाते हैं। मोटी 40 से 50% हमारी जो इनकम है वो टैक्स में जाती है। 40 से 50%, और जीएसटी पकड़ के तो समझ लीजिए 68% तक हम टैक्स भरते हैं। ये भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये है कि 68% जो हम टैक्स भरते हैं उसके लिए हमें रोड, शिक्षा, बाद में यानी हमारी जो हेल्थ पॉलिसीज हैं वो सारी चीजें नहीं मिल रही है। तो पैसा जा कहाँ रहा है? तो जा यहाँ रहा है। आपने हेल्थ की बात की है राजू, तो वो भी बता दिया जाए कि हरियाणा में जहां डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं, वहां जो आयुष्मान योजना थी उसको प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो मानने से इनकार कर रहे हैं। गवर्नमेंट कार्ड पे इलाज नहीं कर रहे हैं, पैसा देना पड़ेगा। और देश की हालत यह है कि हॉस्पिटल सब कह रहे हैं कि बजाज अलायंस पहले कहा, फिर अब स्टार को लेके भी आ रहा है। मतलब जो हमारे इंश्योरेंस आप लेते हैं हर साल, भारी भारी प्रीमियम भरते हैं, उस बावजूद
आपको कैशलेस सुविधा नहीं मिलेगी। आप जाएंगे तो पहले पैसा देना पड़ेगा, बाद में रिइंबर्स होगा होगा कि नहीं होगा, यानी इंश्योरेंस भी कराइए और कैश रखिए। ये स्वास्थ्य की कंडीशन है हमारे देश में। और 2,40,00,000 रुपए जो है, 2,40,48,486 रुपए, ये आज के कन्वर्जन रेट पर है। मैं ये सर एक लाभ इसको दिया जाए। अब सर मैं आपका समय, मैंने काफी हस्तक्षेप कर दिया, अब आपका समय। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं। मैं आपको बस एक हेल्थ के बारे में कहना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। पर्सनल निजी अनुभव है, इसलिए इसे अडानी से जोड़ लीजिए। और कहाँ कहाँ इतना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ऐसी बात है ये। और देखिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में गए 25 साल से मैं पूरी फैमिली का मेडिक्लेम कर रहा हूँ, और करीब करीब उनको तो कुछ लाख रुपए तो दिए होंगे। अब इस साल 25 साल के बाद एक बार ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ का घुटनों का कुछ ऑपरेशन हुआ। वो दोनों घुटनों का ऑपरेशन के लिए 4-5 लाख रुपए खर्चा आए, तो वो खर्चा मैंने क्लेम किया। तो उन्होंने क्लेम पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, और ऐसी बेतुकी वजह से 2 बार रिजेक्ट कर दिया, तो ताकि पैसे मिले नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनीज ओवरऑल इस तरह से बेबुनियादी, और ये लोग ये सारे पैसे जो है वो कर्जे के रूप में, जैसे कि एलआईसी है, एलआईसी का कर्जा अडानी को मिल रहा है, 5,000 करोड़ अडानी ने ले लिया। वो सारे धंधे घाटे में डाल रहे हैं। वो सारा एनपीए है, उसका विदेशी कर्जा 8% से ज्यादा वो बढ़ गया है। तो वो कभी भी दिवालिया बन सकता है। और ऊपर से इतना क्रिमिनल एक्टिविटी है उनकी दुनिया में, देश में, हथियारों से लेके ड्रग्स तक, हर जगह पर। और इसके लिए इनको करोड़ों रुपए खर्च करके जनता के टैक्स के आए हुए लॉबिंग एजेंसीज अमेरिका में अपॉइंट करनी पड़ रही है, फिर भी ये बचेंगे नहीं। क्योंकि मामला न्यूयॉर्क कोर्ट में है, वहां आप हजारों लॉबिस्ट लगाओ, कुछ नहीं होने वाला। आप जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जुडिशरी लॉबिंग एंड, जो आपको मालूम होगा कि लॉबिंग की जो शुरुआत हुई थी वो व्हाइट हाउस के सामने एक होटल है, उसका नाम भी, तो वह वहां पर प्रेसिडेंट हुअर थे, उसके टाइम में शुरू हुए थे, उनको मिलने लोग आते थे, तो उसका नाम लॉबिंग हो गया। फिर लॉबिंग कैसे करे उसका प्रोफेशनल हो गया, और उसको कानूनन वहां मान्यता है, जो देश में अपने नहीं है करते। एक्चुअली हमारे यहाँ दलाल बोलते हैं, लेकिन वो लॉबिस्ट होते हैं वहां पर। तो बात यह है कि ये तुम्हारा पहचान है क्या कि उधर इस यहाँ पर सेटिंग करनी है, वो लॉबिंग है इन शॉर्ट। तो बात यह है कि ये करोड़ों रुपया खर्च करके ये सलाह लेते हैं और ये करते हैं, और अडानी के लिए सारी सुविधाएं हैं। एक तो ये जाके उधर क्राइम करेगा, एक तो ये वहां जाकर सबको रिश्वत देगा, एक तो करोड़ों डॉलर्स खर्च करके उन्होंने गलत काम किए हैं। केनिया में किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में किए, कांगो में किए हैं, श्रीलंका में किए हैं, मालदीव्स में किए हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी किया, और यूके में भी किए हैं। अब ये जो इनके भाई थे बोरिस जॉनसन के, उनको, तो ये सारे का गलत काम कुकर्म किए हैं अडानी ने। और उसके लिए बचाने के लिए जो लॉबिंग फर्म यूनाइटेड स्टेट्स में हम अपॉइंट कर रही है भारत सरकार, क्यों? उसको जेल जाने दीजिए उसके कर्मों के लिए, नहीं, लेकिन इसके जाने से क्या होगा, उसका और उसका जो पार्टनर इन क्राइम है वो खुद आका है हमारे देश के। तो प्रॉब्लम ये है कि दोनों जाएंगे जेल गए तो, इसलिए ये हमारे जेब से निकाल निकाल के ये पैसा अडानी पे खर्च हो रहा है, हमारे एलआईसी का हो रहा है। आपको मालूम होगा अरुंधति भट्टाचार्य जब चेयरमैन हुआ करती थी एसबीआई की, तो विदेश में ले जाकर उनको अडानी को कर्जे देने पे 2015 में मजबूर किया था मोदी जी ने। मजबूर क्या किया था उन्होंने, खुशी खुशी दिया था। अब डायरेक्टर रिलायंस है वो अरुंधति भट्टाचार्य। तो ये सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो मिलकर आम आदमी को देश के लूट रहे हैं, और नेतृत्व मोदी और शाह का है। तो एक कार्टेल, एक गुजू कार्टेल, जो माफियाई तंत्र से भारत पर राज कर रहा है, जो इलेक्शन रिग करके आए हैं, वो इस तरह से देश के पैसे, देश के टैक्स पेयर के पैसे, उन्हें लाभ मिले बिना, वेलफेयर स्टेट बनाए बिना खर्च कर रहे हैं। और ये बहुत गंभीर गुनाह है, इसके लिए इन सबको सजा होनी चाहिए। इसमें जो बाबू शामिल है, लेकिन और एक तर्क ये दिया जाएगा, एक तर्क ये दिया जाएगा कि लॉबिंग तो इनके लिए हो रही है, चूंकि टैरिफ लगाया है उसने, तो वो टैरिफ वगैरह हट सके, तो लॉबिंग तो इंडिया के लिए हो रही है। आप क्यों कह रहे हैं कि अदानी के लिए हो रही है? देखिए, टैरिफ जो लगाते हैं वो खुद अध्यक्ष ट्रंप साहब,
उस पे सिग्नेचर करते हैं और वो दुनिया भर के देशों में उन्होंने टैरिफ लगाए हैं जिन पे जितने लगाने थे। वहां पर आपको लॉबिस्ट कुछ नहीं कर सकता। और आप अगर वायर का जो आर्टिकल पढ़े तो पूरा पता चल जाएगा कि टैरिफ के लिए लॉबिंग कर नहीं रहे हैं कोई, क्योंकि लॉबिंग का कोई वहां मतलब ही नहीं, बात ही नहीं। बात ये थी कि रशिया से और ईरान से आप तेल लेके अंबानी के रिफाइनरी से रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं और मोटा मुनाफा अंबानी कमा रहा है, उसके लिए टैरिफ बैठे हैं आपके। तो उसका लॉबिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये तो क्लियर कट मामला है जो हुआ है वो। तो हमारे देश को पूरी तरह से हमारी विदेश नीति, हमारी आंतरिक नीति, हमारे टैक्सेस, हमारी बैंक्स, हमारे इंश्योरेंस कंपनी, सब कुछ अडानी और अंबानी को गिरवी रखा है मोदी ने, बस अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि छोटे अंबानी के ऊपर लगातार वो हो रहा है, छापे पड़ रहे हैं। सीबीआई ने छापा मार लिया और छापे पड़ रहे हैं। ये क्या हुआ? छोटे अंबानी तो राफेल को मेंटेन करने वाले थे, रहे हैं। अचानक वो कैसे चले गए रॉन्ग लिस्ट में, जिनके यहाँ छापे पड़ते हैं? छापे तो विपक्ष के नेताओं पे पड़ते रहे। देखिए सर, ईडी है वो एक हद तक अमित शाह से अमित शाह के कहने पे काम करती है और काफी हद तक वो अडानी के कहने पर भी काम करती है। आपने देखा होगा अडानी ने जब भी एयरपोर्ट टेक ओवर किए, या मुंबई एयरपोर्ट फॉर एग्जांपल, सीमेंट कंपनीज टेक ओवर, जितने टेक ओवर हुए उसमें आपने देखा होगा पहले उस कंपनी जिसके पहले मालिक थे उन पे ईडी का छापा पड़ा। फिर सेटलमेंट के तौर पर वो उन्होंने मजबूरन, इवन एनडीटीवी का देखिए, अडानी को बेच दिया। तो ईडी 90 से 80% अडानी के लिए काम करती है। अब ये वॉर अंबानी और अडानी के बीच में जो चल रही है उसमें अनिल अंबानी फंस चुके हैं। अब ये प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी खुशी खुशी बनाई थी एनडीटीवी पे, याद होगा आपको, फिर उतारनी पड़ी हाँ, उनको बहुत। क्योंकि वो जरा ज्यादा ही हो गया है ना। ताकि डायरेक्ट आप दुश्मनी डिक्लेयर कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। ये गुजराती कार्टेल में जो लोग हैं बाकी, यानी जैसे आपको मालूम होगा कि ये माफियाई तरीका है कि जैसे हाजी मस्तान ने समत खान और ये करीम लाला के लोगों को बुलाया था और दाऊद के भाइयों को बुलाया था और बोला था हम सब मुसलमान हैं, हम सब क्रिमिनल हैं, हम सब का धंधा एक है, तुम कुरान की कसम खाओ, आपस में नहीं लड़ोगे। ये ज्यादा देर तक टिका नहीं, लेकिन ये ऐसा होता है माफियाओं में। तो वैसे ही वो अनिल अंबानी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, उसके बाद जो वरिष्ठ है, जो सीनियर है ये कार्टेल में, उन्होंने बैठकर कहा सब गुजराती है, हम हमारा धंधा एक है, लोगों के सामने हमको ऐसे तरह से नंगा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को तुम आपस में लड़ो लेकिन एक दूसरे के सामने नंगा मत करो। ये लेवल पे वो पीछे ले गई। लेकिन ये जो बात हुई है अनिल अंबानी के साथ, वो गैर कानूनी, यानी उन्होंने जो गैर कानूनी काम किए हैं उसका पूरा खामियाजा भुगतना अभी बाकी है। उनको एक्चुअली अभी जेल में होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं बस। लेकिन अभी जो उनकी खाल उधेड़ रहे हैं वो अडानी उधेड़ रहे हैं, वो सरकार नहीं उधेड़ रही। अब देखिए, सरकार अडानी चलाते हैं 80%। आप मुझे बोलिए, आप कोई काम बोलिए और आप बीजेपी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे एक मित्र है, मेरे तो बहुत सारे मित्र हैं और हर कोई मित्र है मेरा, वैसे कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मैं मोदी शाह जी को भी अपना मित्र मानता अगर वो देश हित में देश प्रेमी होते तो, लेकिन वो नहीं मानते मुझे ऑब्वियसली, क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि ये सर, मुझे एक मित्र ने कहा कि आप एक काम लेकर शाह साहब के पास जाइए, आप एक काम लेकर मोदी साहब के पास जाइए, आपका काम नहीं हुआ तो आप अडानी साहब के पास जाइए, 2 दिन में काम हो जाएगा, क्योंकि सरकार पूरी अडानी के हाथ में है। अरे सर, आप सोचिए कि अडानी लंदन में फंस गए हैं, बोरिस जॉनसन के भाई को रिजाइन करना पड़ा वो मामले में, तो इमीडिएटली साहब गए थे वहां स्टैमर साहब को मिलने, नए प्रधानमंत्री को, और उन्होंने हाथ मिलाने तक इनकार कर दिया। इतना उनको ये लगा कि ये अपमानजनक है, यानी भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री का हाथ हाथ में लेने के लिए लोग बेकरार रहते थे। आप नेहरू जी का कितना देखा होगा, तो इनके लिए उन्होंने हाथ पीछे कर दिए। वो वीडियो है आपके पास। तो कुल मिला के समझिए, इस देश को एक माफिया कार्टेल चला रहा है और उसके आका पूरी तरह से अडानी है। अंबानी एक तरह से उसको अलग तरीके से
चलाना चाहते थे, तो उन दोनों में वॉर शुरू होगी, और वॉर वो जो है वो एक अब चरम पे पहुंच चुकी है, लेकिन वो हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो हाजी भाई ने दोनों को कस्में दिलाई है कि हम सब गुजराती हैं, हम सब एक साथ हैं, हम एक ही कार्टेल में काम करते हैं, तो हम एक दूसरे को ऐसा दुनिया के सामने नंगा नहीं करेंगे। लेकिन अंततः मामला बड़े भाई तक भी पहुंचेगा? सर, अब बड़े भाई तो खुद अडानी हैं, वो मेन बड़े भाई जो नहीं, हैं। अंबानी और अंबानी बात कर रहा था, मुकेश अंबानी तक भी मामला पहुंच सकता है, क्योंकि अभी तक नहीं तो नहीं, अमित मुकेश भाई है, अंबानी तक मुकेश तक कुछ। मुकेश अंबानी ने अपना डिफेंस वॉल पहले तैयार किया। ओआरएफ फाउंडेशन का जो उनका ये है, इन्होंने भी अपना सीआरएफ फाउंडेशन बना दिया अडानी ने, जो चिंतन, हम्म। नाम भी कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो वो ओआरएफ की तरफ से विदेश नीति को पूरी तरह से उन्होंने सेंध लगा दी, ताकि ये मामले जो बाहर आए और जिस तरह से बदनामी हुई, और हमारा कोई दोस्त नहीं रहा, ना रशिया दोस्त रहा, ना अमेरिका दोस्त रहा, और ब्रिक्स में भी कोई हमें सम्मान से देखता नहीं है। और चाइना के पास जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कल साहेब को ये बोल दे चाइना की लद्दाख हमें दे दो, और साहेब दे दे, बोले बस मैं प्रधानमंत्री रहूं, इतना मुझे आश्वस्त करिए, आप लद्दाख लीजिए, आप चाहे तो अयोध्या भी ले लीजिए। इतने लेवल पे आ गए हैं घुटने। तो बात यह है कि अंबानी बड़े भाई जो हैं उन तक पहुंच चुकी है, लेकिन वो और में मास्टर है और उनके हाथ में है। अब देखिए, सबसे बड़ी इसमें अहम बात यह है, एक बात लोगों के ध्यान में नहीं आ रही है। कोकिला बेन जी जो है अभी बीमार है, मैं कामना करता हूं ईश्वर से कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, लेकिन उनके पास 20% शेयर है सर रिलायंस के। वो किस बेटे को वो 20% देती है, उसके ऊपर भी एक खेल है, वो इंटरनल उनका, वो भी एक बड़ी देखने लायक बात होगी। आपको कई मोर्चों पर नजर रखनी होगी एक पत्रकार के नाते, तभी आपको पता चलेगा कि भारत का क्या होगा। ऐसा नहीं तो है कि एक मोर्चा तो आरएसएस भी है, उसके अंदर से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कुछ खबर है आपके पास? आरएसएस का अंदर जो उनका पूरा ये हो गया है, तय हुआ है, उसके हिसाब से मोदी जी के लिए कोई खबर अच्छी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सरसंघ चालक या अध्यक्ष पद बीजेपी का एक ऐसे व्यक्ति के पास जाने की संभावना है, और वो संभावना बहुत ज्यादा है। यानी मैं ये नहीं कहूंगा, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए कि अपने सूत्र जो हैं उनको बचाए रखने के लिए मैं ये सब बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको इतना ही बताता हूं, उस व्यक्ति की कोरोनेशन, यानी उनके सिंहासन पर बैठना किसी भी एक, इसका मतलब मोदी युग का अस्त है, और वो मोदी युग का अस्त वैसे भी होगा ही। लेकिन आरएसएस चाहती है कि आरएसएस को डैमेज ना हो, डैमेज कंट्रोल हो। यानी आरएसएस ये नहीं चाहती कि वो गोडसे वाला लांछन लगे फिर से, और फिर से आरएसएस गर्त में जाए। ये मोदी जी की मामले में ना हो, इसलिए वो अपने आप की अपनी दूरी बनाना चाहती है अब। और दूसरी बात है कि आरएसएस के अंदर बौद्धिक जो होते हैं, चिंतन होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी बात चर्चा हुई है अभी एक मीटिंग में, मुझे पता चला कि जो अय्याशी मोदी और शाह ने आरएसएस में फैला दी, वो गन को कैसे निकाला जाए। सत्ता की वजह से जो स्वयंसेवक थे पहले आरएसएस के, उनमें इतनी अय्याशी तो नहीं आई थी, सत्ता की वजह से जो आई वो, और वो खुले दिल से दे दी, इन्होंने छूट दे दी अय्याशी करने की, दलाली करने की, पैसे और भी चीजें। मैं अब इसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आपको पता चला क्या चीज मैं बोलना चाहता हूँ। राम माधव जी से लेके कई लोग हैं जो इसमें लगे। तो अंदर ये चर्चा हुई, जो बूढ़े और बुजुर्ग लोग हैं, जैसे कार्टेल में किसी भी होते हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी होते हैं, वैसे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बैठे और बोले हमारी संगठन की ताकत है कि थोड़ा हम लोगों को दिखाने के लिए है क्या, वो त्याग का नाटक है और सादगी का नाटक है। अगर वो भी बर्बाद हो जाता है और 5 स्टार बिल्डिंग में हमारे जो अय्याश लोग दलालों जैसे बैठने लगे, तो आरएसएस अस्त हो गया उसी दिन। तो इसीलिए मैंने आपको कई बार कहा है कि वो बिल्डिंग जो है वहां 5 स्टार होटल बनेगा, और आप और हम कॉफी पियेंगे वहां, तो पियेंगे सर। ये बात मैं आज भी फिर से एक बार दोहराता हूं। तो वो उस पर भी चर्चा हुई बहुत। तो देखिए, आरएसएस है जो
मोदी और शाह का फायदा तो लेना चाहती है। अभी 11 साल में 12 साल में उन्होंने पूरा फायदा लिया, लेकिन उनके जो कुकर्म है उससे अपनी दूरी बनाना चाहते हैं। यानी जैसे वालिया को बोला था ना, घर जाके पूछो तुम्हारे इस बुरे काम के लिए वो जिम्मेदार है या उसका से वो लेना चाहते, क्या पाप में भागीदार होना चाहते, तो वो नहीं बोले घर वाले, इसलिए वालिया का वाल्मीकि बना। लेकिन मोदी जी की अब वाल्मीकि बनने की उम्र चली गई है, क्योंकि अब रिटायर होने के समय आ गया है। वो होंगे नहीं वो बात अलग है, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो बात यह है कि ये सारा है कि आरएसएस में ये बहुत मंथन हो रहा है कि मोदी शाह और ये कार्टेल ने जो भी किया, ढोवाल विवेकानंद फाउंडेशन, इसको अपने आप को इससे दूर कैसे रखें, यानी यानी दिखाने के लिए। लिप्त तो वो है ही उसमें, लेकिन वो नहीं चाहेंगे, वो ऐसा चेहरा चाहेंगे कि जो चेहरा फिर से एक बार नया हो। मैं नाम भी ले सकता हूँ प्रधानमंत्री पद के लिए, किस चेहरे का वो बहुत सोच रहे हैं, लेकिन वो अभी बहुत जल्द ही होगी और जल्द होगा। और दूसरी बात यह है कि मेरी सूत्रों ने ये कहा है कि आप प्लीज किसी का नाम मत लीजिए, ताकि हमारी जो पूरी जो कवायद है और ग्रैंड स्ट्रेटेजी है उसको ठेस पहुंचेगी और आपको कोई भी खबर मिलना बंद हो जाएगी आरएसएस की सूत्रों द्वारा। तो मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मालूम है और कई लोगों को मालूम है, ऐसा ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूं, कई पत्रकार हैं जिनको मालूम है ये सारी चीजें। तो फिलहाल ये है, एक तरफ आर्थिक मोर्चे पर अडानीवाद हमारे यहाँ का। दरअसल मैंने अडानीवाद क्यों कहा कि जब रीगन थे, रोनाल्ड रीगन थे, तो आपको याद होगा उसको रीगनिज्म कहा जाता था। जब मार्गरेट थैचर थी यूके में, तो उनको थैचरिज्म कहा जाता था। लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंट मोदी जी हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो अडानी इकोनॉमिक्स है, अडानिज्म है। तो एक तरफ अडानिज्म का प्रेशर है और दूसरी तरफ एक संगठन जिस अपनी सारी छवि जो बनाई है वो त्याग वगैरह की बनाई है, वो उसके अंदर हर तरह की विकृति जो सोच सकते हैं आप, वो पहुंच रही है और बहुत साफ दिखाई दे रही है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम यहाँ से राज बता रहे हैं। उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो कतई नहीं चाहेगी कि भाजपा की सरकार जाए, क्योंकि भाजपा की सरकार जाने के बाद उसकी जांच भी हो सकती है, अपनी दिक्कतें भी हो सकती हैं। लेकिन वो भाजपा के अंदर बदलाव चाहती है ताकि कुछ कुछ उसकी चलती रहे। बहुत बड़ा मामला नहीं है, बहुत सीधा मामला है। समझने वाले समझ रहे हैं और जो नहीं समझ रहे हैं वो असल में समझना चाहते नहीं है। राजू भाई बहुत शुक्रिया, जल्दी ही फिर बात करते हैं। और वोट चोरी पर भी आपसे एक बार बात करनी है। पनवेल की खबर आई है और भी कई जगहों की खबर आई है, तो 2-3 दिन के अंदर कुछ और खबरों को मिलाकर आपसे विस्तार में बातें। आज के लिए जी इतना, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।